प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा, सहआचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज BSc पार्ट प्रथम गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रथम पेपर विविक्त गणित के अध्याय साध्य कलन के बारे में आप शुभारंभ करने जा रहा हूँ। प्रपोजिशनल कैलकुलस। विद्यार्थियों, ये जो अध्याय है साध्य कलन का, ये सैद्धांतिक पक्ष है और सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ एक तार्किक पक्ष को भी आपके को कवर करेगा। इसमें हम कुछ परिभाषाओं से आपको परिचित करवाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखें कि कुछ टेबल्स हम बनवाएंगे सत्यता सारणी के रूप में। कुछ यहाँ पर संक्रियाएं भी हम आपको बतलाएंगे जो साध्य कलन के रूप में यहाँ पर आपको मिलेंगे। इससे पूर्व हमने बूलियन अलजेब्रा के बारे में अध्ययन किया था। तो देखिए विद्यार्थियों, बूलियन अलजेब्रा की उसकी स्वयं की ही भाषा रही है। इसी तरीके से यहाँ साध्य कलन की भी स्वयं की भाषा रहेगी। बाकी बेसिक्स जो है वो सामान्य रहेंगे आपके, और साध्य कलन के अध्याय में जो नई टर्मिनोलॉजी आएगी उसको आप स्वीकार करने की कोशिश करें। सर्वप्रथम में विद्यार्थियों, वाक्य क्या होता है? हिंदी में हमने वाक्य के बारे में खूब अच्छी तरीके से अध्ययन किया हुआ। विद्यार्थियों, वाक्य से पहले संकेत, अक्षर और शब्द जो होते हैं, इनका जो एक समूह है जिसकी सत्यता के बारे में तय करना विवेक संगत होता है, उसको हम एक वाक्य कहते हैं। इसके आगे कथन और साध्य आता है। एक निश्चयात्मक, अर्थयुक्त, स्पष्ट वाक्य जो सत्य या असत्य है हो। अब थोड़ा इसको ध्यान रखने की कोशिश करो। एक निश्चयात्मक, अर्थयुक्त, स्पष्ट वाक्य जो सत्य या असत्य हो, किंतु दोनों ही नहीं हो, को हम कथन या साध्य कहते हैं। तो कथन और साध्य जो होता है वो भ्रमजाल की स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं करता है। या तो सत्य होगा या असत्य होगा या कुछ भी नहीं होगा। बस मतलब आपको भ्रमजाल में वो नहीं रखेगा। वह वाक्य जिनमें कोई मान दिया जाए और मान देने पर सत्यता या असत्यता का पता लग सकता है, हम उसे खुला वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों, एक गणितीय वाक्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, 3x + 7 = 5। यहां पर आप आपकी तरफ से x का मान रखोगे बाएं पक्ष में, क्योंकि दाहिना पक्ष तो आपका ज्ञात है। अब यहां पर जैसे आपने x का मान 1 रखा, विद्यार्थियों आप देखोगे कि जब 1 रखोगे तो 3 × 1 + 7 अर्थात 10 आता है, और 10 5 के बराबर नहीं होता। ऐसी स्थिति में ये वाक्य आपका असत्य होगा। लेकिन ये खुला वाक्य है, क्योंकि खुला वाक्य सत्य या असत्य हो सकता है। तो
x के सत्य बनाने के लिए हमको क्या मान चाहिएगा, वो हम अपने आप बड़े आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये है विद्यार्थियों खुले वाक्य की परिभाषा। एक सरल कथन होता है वह कथन जिसकी सत्यता किसी अन्य कथन पर निर्भर नहीं होती है। जैसे √2 एक परिमेय संख्या है, उसको हम सरल कथन कहते हैं। मतलब उस वाक्य को देखते ही हमको ये पता लग जाता है कि ये सत्य है या असत्य है। एक मिश्र कथन होता है, जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, मिश्र, एक से अधिक यहां पर मिलेंगे। वह कथन जो 2 या 2 से अधिक सरल कथनों का संयोजन होता है उसे हम मिश्र कथन के रूप में जानते हैं। जैसे एक चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। अब देखिए, चतुर्भुज का होना अलग बात है और समचतुर्भुज का होना वो भी एक अलग बात है। इसके बाद में विद्यार्थियों मैं यहाँ पर कुछ तर्क संगत संयोजकों से आपको परिचित करवाऊंगा, जिनमें आप उन्हें याद रखने की कोशिश करें। संक्षिप्त शब्द और अंग्रेजी में एंड कहते हैं, या अंग्रेजी में और कहते हैं OR। निषेध अंग्रेजी में नॉट या नेगेशन बोलते हैं। यदि अर्थात यदि और केवल यदि, अंग्रेजी में इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। ये कुछ तर्क संगत संयोजक है जो सरल कथनों को संयोजित करते हैं। तो आप इन्हें याद रखें। इनको गणित के प्रतीक चिन्हों के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे सर्वप्रथम और तथा अंग्रेजी में एंड को आप देख रहे हो स्लाइड में अपोजिट वी के द्वारा बतलाया है। इसी तरीके से या अथवा और को वी के द्वारा बतलाया गया है। तो अपोजिट वी संयोजन को व्यक्त करता है, मिलाने को व्यक्त करता है, और या अथवा ये वियोजन को व्यक्त करते हैं। और यदि अर्थात यदि और केवल यदि, ये समतुल्य या द्विप्रतिबंधी स्थितियां होती है। एक विद्यार्थियों निषेध नेगेशन नॉट जो होता है ये नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। सप्रतिबंध या अनुसांगिक कथनों में द्वितीय कथन की सत्यता प्रथम कथन पर निर्भर करती है। कैसे? उसमें सप्रतिबंध या अनुसांगिक कथनों में जो कंडीशनल होते हैं, इफ एंड, आज मंगलवार है तो मैं मंदिर जाऊंगा। मंदिर जाने का सीधा सीधा तात्पर्य मंगलवार से होता है, जैसा यहाँ पर बतलाया हुआ है। समतुल्य या द्विप्रतिबंधी कथन में दोनों कथनों की सत्यता एक दूसरे पर निर्भर करती है। ये ध्यान रखने की बात है।
n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। कैपिटल N प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है यदि और केवल यदि n बराबर ब्रैकेट में 1, 2, 3 ... तो ये विद्यार्थियों आपके पास में जो है समतुल्य या द्विप्रतिबंधी कथन है। देखिए, अगर n को आप प्राकृत संख्याएं लोगे तो समुच्चय के अंदर 1, 2, 3 लेने पड़ेंगे और 1, 2, 3 ... होंगे तो वो निश्चिततया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा। तो ये कुछ तर्क संगत संयोजकों से मैंने आपको परिचित करवाया है। इसके बाद में इससे आगे हम आपको इनकी सत्यता सारणी के बारे में डिस्कस करेंगे। मिश्र कथन S जिसमें PQR के रूप में दर्शाया हुआ है कि सत्यता मान इसके उपवाक्य PQR के सत्यता मान में संबंध दर्शाने वाली सारणी को कथन S की सत्यता सारणी कहते हैं। जो मिश्र कथन होता है S, उसके सत्यता मान इसके अंदर जितने भी उपवाक्य होते हैं PQR के रूप में जो दर्शाए हुए हैं कि सत्यता मान में संबंध दर्शाने वाली सारणी जो को कथन S की अपन सत्यता सारणी कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपके लिए इन संयोजक वियोजक, इन जो तर्क संगत संयोजक दिए हुए हैं, इनकी सत्यता सारणी से आपको परिचित करवाता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, P और Q दो कोई वाक्य है। इसमें सर्वप्रथम में संयोजन के लिए सत्यता सारणी बनाते हैं। देखिए, P की स्थिति आपकी ट्रू हो सकती है, Q की स्थिति ट्रू हो सकती है। P की स्थिति ट्रू हो सकती है, Q की स्थिति फॉल्स हो सकती है। P की स्थिति फॉल्स हो सकती है, Q की स्थिति ट्रू हो सकती है और P की स्थिति फॉल्स हो सकती है और Q की स्थिति भी फॉल्स हो सकती है। तो ये P और Q की 4 स्थितियां आपके सामने बनती हैं। अब जब संयोजन एंड तथा और काम में लेते हैं तो उसी स्थिति में P एंड Q का जो मान होगा वो ट्रू ही होगा। द्वितीय स्थिति में जब P ट्रू और Q फॉल्स है तो P एंड Q का मान फॉल्स ही आएगा। और इसके अगले केस में भी जब P फॉल्स हो जाएगा और Q ट्रू हो जाएगा, उसमें भी ये फॉल्स ही आएगा। और जब दोनों ही फॉल्स होंगे तब इसकी स्थिति फॉल्स के रूप में आएगी। तो ये विद्यार्थियों P और Q की सत्यता मान सारणी है। इसी तरीके से विद्यार्थियों हम यहाँ पर P और Q की वियोजन की सारणी अर्थात PVQ के रूप में जो यहाँ पर दर्शा रखी है उसको भी आप देख सकते हो। एंड में और में अगर सत्य दर्शाना है तो दोनों कथनों का सत्य होना जरूरी है। और के अंदर आप देखोगे कि और में दोनों सत्य हो सकते हैं तब भी सत्य होगा, और कोई एक सत्य होगा तब भी सत्य होगा। तो इसके जस्ट विपरीत वो आता है। इसी तरीके से
प्रत्येक संयोजक की सत्यता सारणी यहाँ पर आपके लिए दर्शाई हुई है। इनको थोड़ा आप याद रखना, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आप देखोगे कि यहाँ पर हम एक वाक्य का निर्माण भी करेंगे, तो वाक्य के निर्माण में ये टेबल आपके लिए बहुत मददगार होगी। इसके आगे हम आपको विद्यार्थियों तर्क संगत तुल्यता, लॉजिकल इक्विवेलेंस के बारे में बतलाते हैं। दो मिश्र कथन S1 तथा S2 तर्क संगत तुल्य कहलाते हैं यदि तर्क संगत सभी संभावनाओं के लिए दोनों की सत्यता जो सारणी है वो समान हो। अर्थात प्रतीक रूप में S1 समतुल्य S2 या S1 डबल इम्प्लाइज S2 के रूप में हम लिखते हैं। जैसे इस तरीके का कोई उदाहरण पुस्तक स्लाइड में आपको दर्शाया हुआ है, P एंड Q समतुल्य नेगेशन P और नेगेशन Q के रूप में। तो ये तर्क संगत तुल्यताएं वो कहलाती है, जिसमें तर्क संगत संयोजक काम आए, संयोजकों का काम, कनेक्टिव्स को काम में लेते हैं, उनको हम तर्क संगत तुल्यता के रूप में जानते हैं। अब विद्यार्थियों हम द्वैतता के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। मिश्र कथन S1 एवं S2 एक दूसरे के द्वैत कहलाते हैं यदि एक कथन में संयोजन के स्थान पर वियोजन एवं वियोजन के स्थान पर संयोजन रखने पर दूसरा कथन प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे मिश्र कथनों को हम द्वैत कहते हैं। V के स्थान पर अपोजिट V और अपोजिट V के स्थान पर V रखने पर द्वितीय मिश्र कथन प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वैत कथन कहते हैं। ये उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको बतलाया हुआ भी है, एक उदाहरण दे रखा है जिसमें आपके पास में तीन कथन संयोजन और वियोजन के रूप में आप देख रहे हो। तो जैसे ही आप V को अपोजिट V से और अपोजिट V को V से चेंज करते हो तो दूसरे वाला प्राप्त हो जाता है। इसके आगे इसी का एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम पुनरावृत्ति या सार्वत्रिक सत्यता, अंग्रेजी में टोटोलॉजी कहते हैं। किसी कथन की सत्यता सारणी के अंतिम स्तंभ में सभी सत्यता मान T हो, मतलब सभी सत्यता मान क्या होते हैं बेटा? सत्य होते हैं, ट्रू होते हैं, तो वह सार्वत्रिक सत्यता या पुनरावृत्ति कथन कहलाता है। इसी तरीके से विरोधाभास या सार्वत्रिक असत्यता होती है जिसमें कथन की सत्यता सारणी के अंतिम स्तंभ में सभी सत्यता मान फॉल्स होते हैं। जो भी आप मानोगे उसके विपरीत होता है, तो ऐसे उसको हम सार्वत्रिक असत्यता कहते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने आपसे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा ये जो कथन होते हैं साध्य कलन में, इनके कथनों की बीजगणित होती है। तो बीजगणित को आप बड़े सरलता से समझ सकते हो। क्रम विनिमयता जैसा आप पूर्व में जानते हो वो ही आएंगी, लेकिन यहाँ पर संयोजक बदल जाएंगे। साहचर्यता
बंटन गुणधर्म, तत्समक अवयव, वर्ग सम नियम, पूरकता, द्विनिवेश निषेधता और डी मॉर्गन नियम। तो ये इनकी बीजगणित के रूप में यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आपको अगर पूर्व में इनके बारे में थोड़ा भी ज्ञान है तो यहाँ पर इन बीजगणितों को समझने में आपको कतई कष्ट नहीं होगा, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। और ज़्यादा अगर आप परेशानी में आते हो तो देखिए विद्यार्थियों, जहाँ पर आप 1+ को काम में लेते थे, अब देखो यहाँ पर 2 ही संयोजक काम में आ रहे हैं, 3 संयोजक काम में आ रहे हैं। एक V जिसको अपन वियोजन के रूप में कहते हैं, एक अपोजिट V जिसको हम संयोजन के रूप में कहते हैं। समझ में आई बात? और एक निषेधिका है। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखें, प्लस जहां है वहां V काम में लो, डॉट जहां होता है वहां अपोजिट V काम में लो। ठीक है, और माइनस जहां होता है वह निषेधिका, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पर आप प्रत्येक बीजगणित के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो 2 ही संयोजन, या तो वियोजन या संयोजन काम में लिया है, और तीसरा नेगेशन आया है। ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन पी का नेगेशन, नेगेशन चिन्ह पी नॉट पी। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। बाकी जो बेसिक परिभाषा है इन नियमों की, वो पूर्व में जो हमने अध्ययन की है वो यहाँ पर लिखी हुई है। आज का अध्ययन हम यहीं विराम देते हैं विद्यार्थियों। इससे आगे अगले व्याख्यान में इनसे संबंधित कुछ उदाहरण, प्रमेय आदि हम करवाएंगे। धन्यवाद।